हेलो दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आप खुद हैं? जब आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई आवाज अंदर से कहती है, नहीं, यह मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पुराने डर, शक और नकारात्मक विचार आपको पीछे खींचते रहते हैं। यही तो है वह इनर बैटल जो हर इंसान की जिंदगी में चलता रहता है। एक तरफ आपका बेहतर वर्जन जो सपने देखता है, लक्ष्य बनाता है और आगे बढ़ना चाहता है। दूसरी तरफ आपका कमजोर वर्जन जो डराता है, हार मनवाता है और कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं विन योर इनर बैटल की, जिसे लिखा है डेरियस फॉरेक्स ने। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाया जाए, दुश्मन नहीं। कैसे उन नकारात्मक विचारों से लड़ा जाए जो आपको रोकते हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपको रोज सुबह उठते ही कहे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार हो, तुमसे यह काम नहीं होगा, आप उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे ना? लेकिन दुख की बात यह है कि वही व्यक्ति अगर आपके अंदर बैठा हो, आपका अपना दिमाग हो, तो आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग उस आवाज को सुनते रहते हैं और मान लेते हैं कि यही सच है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की नकारात्मक आवाज से है। यह आवाज इतनी चालाक होती है कि वह हमारी अपनी भाषा में हमारे अपने अनुभवों को लेकर हमें डराती है। वह कहती है, याद है पिछली बार भी तूने कोशिश की थी और फेल हो गया था, याद है लोगों ने क्या कहा था। ये इनर एनिमी कहां से आती है? ये बचपन से ही हमारे साथ बनती जाती है। जब हमें बार बार कहा जाता है कि ये मत करो, वह मत करो, तुमसे नहीं होगा। जब हमारी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जब हमें लगातार दूसरों से कंपेयर किया जाता है, धीरे धीरे यह सब हमारे दिमाग में इस तरह बैठ जाता है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हम खुद ही अपनी हर कोशिश में कमी निकालते हैं, खुद ही अपने सपनों को छोटा करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इनर एनिमी कोई स्थायी चीज नहीं है। ये सिर्फ आदतें हैं, विचारों के पैटर्न हैं जो बदले जा सकते हैं। जैसे हमने नकारात्मक सोचना सीखा है, वैसे ही हम सकारात्मक सोचना भी सीख सकते हैं। एक युवक था जो हर काम शुरू करने से पहले यह सोचता था कि मैं फेल हो जाऊंगा। वह कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने से डरता था, नई जॉब अप्लाई करने से डरता था। उसका यह डर इतना बढ़ गया कि वह घर से निकलना ही बंद कर दिया। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि अब बस बहुत हो गया। उसने अपनी उस इनर एनिमी से लड़ना शुरू किया। पहले उसने अपने डर को समझा, फिर छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी इनर एनिमी कम होती गई और आज वह एक सफल एंटरप्रेन्योर है। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया था कि डर केवल एक भावना है, हकीकत नहीं। कभी सोचा है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है? क्यों कभी कभी आप बिल्कुल पॉजिटिव महसूस करते हैं और कभी कभी हर चीज नकारात्मक लगती है? हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक है रैशनल माइंड और दूसरा है इमोशनल माइंड। रैशनल माइंड वह है जो तर्क करता है, योजना बनाता है और समझदारी की बातें करता है, जबकि इमोशनल माइंड वह है जो भावनाओं से चलता है, तुरंत रिएक्ट करता है। समस्या तब होती है जब हम अपने इमोशनल माइंड को रैशनल माइंड पर हावी होने देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है, आपका रैशनल माइंड कहता है यह सेहत के लिए अच्छा है, मुझे करना चाहिए। लेकिन इमोशनल माइंड कहता है, अरे यार आज बहुत ठंड है, कल से पक्का शुरू करूंगा। और अक्सर हम इमोशनल माइंड की सुन लेते हैं। इसी तरह जब आप कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं तो रैशनल माइंड कहता है यह अच्छा आइडिया है, इससे मेरी ग्रोथ होगी। लेकिन इमोशनल माइंड तुरंत डर पैदा करता है, क्या पता फेल हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे। समाधान है अपने दोनों माइंड को संतुलन में रखना। जब भी आप कोई फैसला लेने जा रहे हो तो खुद से पूछिए, यह मेरा रैशनल माइंड कह रहा है या इमोशनल माइंड? अगर आप घबराहट महसूस कर रहे हैं तो पूछिए, क्या यह डर सच में वैलिड है या फिर यह सिर्फ मेरा इमोशनल माइंड है जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है? यही है अपने माइंड को समझने की ताकत। जब आप जान जाते हैं कि आपके अंदर कौन सी आवाज किस तरफ से आ रही है, तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। क्या आपने कभी गिना है कि आपके दिमाग में दिन भर में कितने विचार आते हैं?
साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एक एवरेज इंसान के दिमाग में रोजाना 60,000 से 70,000 विचार आते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 80% विचार नकारात्मक होते हैं। यह कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, यह ह्यूमन एवोल्यूशन का हिस्सा है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो नेगेटिव थिंकिंग उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी थी, लेकिन आज के समय में यही टेंडेंसी हमारे खिलाफ काम करती है। आपके दिमाग में चल रही है एक कांस्टेंट बैटल। एक तरफ है नेगेटिव थॉट्स जो कहते हैं तुम नहीं कर सकते, यह मुश्किल है, फेल हो जाओगे। दूसरी तरफ है पॉजिटिव थॉट्स जो कहते हैं तुम कर सकते हो, कोशिश करो, हार मत मानो। अब सवाल यह है कि कौन जीतेगा? जवाब सीधा है, जिसे आप ज्यादा अटेंशन देंगे, जिसे आप ज्यादा पावर देंगे, वही जीतेगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को सुनते रहेंगे तो वे मजबूत होती जाएंगी। अगर पॉजिटिव थॉट्स को एनकरेज करेंगे तो वे डोमिनेट करने लगेंगी। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं है कि आप रियलिटी को इग्नोर कर दें। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के रूप में देखें, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। इस बैटल को जीतने के लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में कब नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। जैसे ही आप उन्हें कैच करें, तुरंत उन्हें चैलेंज करें। खुद से पूछें, क्या यह थॉट रियलिस्टिक है? क्या इसका कोई प्रूफ है? या फिर यह सिर्फ मेरा डर है? एक लड़की डांस क्लासेस ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आती रहती थीं। तू बहुत उम्र की हो गई है, दूसरे बच्चे तुझसे अच्छा डांस करते हैं। फिर एक दिन उसने अपने इन थॉट्स को चैलेंज किया। उसने सोचा, उम्र सिर्फ एक नंबर है, हर कोई कभी ना कभी बिगिनर होता है। इन पॉजिटिव थॉट्स के साथ उसने डांस क्लासेस ज्वाइन की और आज वह एक पैशनेट डांसर है। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज पूरे दिन ध्यान दीजिए कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। जब आप कोई गलती करते हैं तो क्या कहते हैं? जब कोई चैलेंज आता है तो खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं? आप रोजाना अपने साथ हजारों कॉन्वर्सेशंस करते हैं और यही सेल्फ टॉक आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव बनते हैं। अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव माइंडसेट में फंस जाते हैं। अधिकतर लोग अपने साथ उस तरह बात करते हैं जैसे वे अपने वर्स्ट एनिमी से बात करते हों। जब वे कोई गलती करते हैं तो कहते हैं, मैं कितना स्टूपिड हूं, मुझसे कुछ नहीं होता। जब कोई चैलेंज आता है तो कहते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं कर सकता। अब सोचिए, अगर कोई फ्रेंड आपसे यही बातें कहे तो आप क्या करेंगे? आप उससे दोस्ती तोड़ देंगे ना? फिर अपने साथ ऐसा क्यों करते हैं? पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी गलतियों को इग्नोर कर दें। इसका मतलब है कि आप अपने साथ उसी तरह बात करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं, प्यार से, सपोर्ट के साथ, एनकरेजमेंट के साथ। जब आप गलती करें तो कहिए, गलती हो गई है, कोई बात नहीं, अब सीख लूंगा और नेक्स्ट टाइम बेहतर करूंगा। जब कोई चैलेंज आए तो कहिए, यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं, स्टेप बाय स्टेप करूंगा। मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताता हूं। जब भी आपके मन में नेगेटिव सेल्फ टॉक आए तो उसे अपने नाम से एड्रेस करें। अगर आपका नाम राहुल है तो कहिए, राहुल, तू टेंशन मत ले, तू कर सकता है, तूने पहले भी कई मुश्किलें हैंडल की हैं। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन साइंटिफिकली यह बहुत इफेक्टिव है। जब आप अपने नाम का यूज करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में चला जाता है, जो ज्यादा रैशनल और सपोर्टिव होता है। कभी आपको लगा है कि आप एक ऐसे चक्र में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है? सुबह उठे, मूड खराब था, फिर पूरा दिन इरिटेशन में गया, शाम को लगा कि दिन वेस्ट हो गया, अगली सुबह फिर वही साइकिल शुरू हो गई। यही तो है नेगेटिव इमोशंस का जाल। नेगेटिव इमोशंस जैसे एंगर, सैडनेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब नॉर्मल हैं, इनका होना गलत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन इमोशंस में स्टक हो जाते हैं और ये हमारी डिसीजंस और एक्शंस को कंट्रोल करने लगती हैं। इस साइकिल को समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा जो आपको बुरा लगा। पहले आप एंग्री हुए, फिर आपने उस एंगर में कोई गलत डिसीजन ली, इससे आपको गिल्ट हुआ, गिल्ट की वजह से आप सैड हो गए, सैडनेस में आपने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, इससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए और यह फ्रस्ट्रेशन आपको वापस एंग्री बना देता है। ये एक विशियस साइकिल है जो बार बार रिपीट होती रहती है।
लेकिन सच ये है कि यह सिर्फ एक पैटर्न है, आपकी फिक्स पर्सनालिटी नहीं। और जो पैटर्न बना है वह तोड़ा भी जा सकता है। इसके लिए सबसे जरूरी है अवेयरनेस और इंटरवेंशन। अवेयरनेस का मतलब है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि कब आप इस नेगेटिव साइकिल में जा रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि नेगेटिव इमोशन आ रही है, तुरंत पॉज करें, खुद से पूछें, मैं क्यों फील कर रहा हूं ऐसा। इंटरवेंशन का मतलब है कि आप कॉन्शियसली कुछ ऐसा करें जो इस साइकिल को तोड़ दे। यह कुछ भी हो सकता है, डीप ब्रीदिंग, वॉक पर जाना, म्यूजिक सुनना, किसी फ्रेंड से बात करना। एक सिंपल टेक्निक है रिफ्रेमिंग। जब कोई चीज आपको परेशान करे तो सोचें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, यह मुझे कैसे स्ट्रॉन्गर बना सकता है। यह अप्रोच आपको विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर विक्टर मेंटालिटी में ले जाती है। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर मुश्किल से निकल जाते हैं? वे गिरते हैं लेकिन उठ जाते हैं, उन्हें धक्का लगता है लेकिन टूटते नहीं हैं। जबकि कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी हार मान लेते हैं। इसका रीजन है मेंटल रेजिलियंस। मेंटल रेजिलियंस का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी। यह वह क्वालिटी है जो आपको चैलेंजेस के सामने स्ट्रांग रखती है, फेलियर्स से रिकवर होने में हेल्प करती है। गुड न्यूज यह है कि रेजिलियंस एक स्किल है जो डेवलप की जा सकती है। यह कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस से बनने वाली कैपेबिलिटी है। रेजिलियंस बिल्ड करने का पहला स्टेप है पर्सपेक्टिव चेंज करना। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे एक टेम्पोररी चैलेंज के रूप में देखें, परमानेंट डिजास्टर के रूप में नहीं। सोचें, यह भी गुजर जाएगा। हर स्टॉर्म का एक एंड होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सपोर्ट सिस्टम। रेजिलियंट पीपल अकेले नहीं लड़ते, उनके अराउंड ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो बनाइए। तीसरी चीज है सेल्फ केयर। रेजिलियंस तभी पॉसिबल है जब आप फिजिकली और मेंटली हेल्थी हों। प्रॉपर स्लीप, गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और रिलैक्सेशन, ये सब रेजिलियंस के फाउंडेशंस हैं। एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है। उसका पहला बिजनेस फेल हो गया था, सारे पैसे डूब गए, वह डिप्रेशन में चला गया। लेकिन फिर उसने अपनी रेजिलियंस बिल्ड करने पर फोकस किया। पहले उसने अपने पर्सपेक्टिव को चेंज किया, फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस मानने लगा। फिर उसने नए कनेक्शंस बनाए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ वापस आई। दूसरा बिजनेस शुरू किया जो सक्सेसफुल हो गया। आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रैक्शन। हर मोमेंट में कुछ ना कुछ आपका ध्यान खींच रहा है। फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया अपडेट्स, ईमेल्स, मैसेजेस, यह सब आपके फोकस को स्कैटर कर रहे हैं। फोकस का मतलब सिर्फ एक काम पर कंसंट्रेट करना नहीं है। इसका मतलब है कॉन्शियसली चूज करना कि आप अपनी मेंटल एनर्जी कहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका माइंड एक फ्लैशलाइट की तरह है। आप जहां इसकी लाइट फोकस करते हैं वहां क्लैरिटी आती है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम्स बड़ी लगेंगी। अगर सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशंस नजर आएंगे। फोकस डेवलप करने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा। क्या चीजें आपका ध्यान बांटती हैं? सोशल मीडिया, टीवी, अननेसेसरी वरीज, इन सब की लिस्ट बनाइए। फिर कॉन्शियसली इनसे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए। दूसरा स्टेप है सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस करना। मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है। एक टाइम में एक ही काम करने से आप ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। तीसरी चीज है मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। यह आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ाती है और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव करती है। रोजाना 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से आपकी फोकस सिग्निफिकेंटली बेटर हो सकती है। जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपकी इनर चैटर कम हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स का बोलबाला कम हो जाता है क्योंकि आपका माइंड बिजी रहता है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में। यही है फोकस की रियल पावर। अक्सर हमें लगता है कि स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ आईक्यू का हाई होना है, लेकिन लाइफ में सक्सेस पाने के लिए ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी इमोशंस को समझना, मैनेज करना और दूसरों की इमोशंस को पढ़ना। हाई ईक्यू वाले लोग बेहतर रिलेशनशिप्स बनाते हैं, स्ट्रेस को बेहतर हैंडल करते हैं। ईक्यू के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी इमोशंस को पहचानना। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना। तीसरा है सोशल अवेयरनेस, दूसरों की इमोशंस को समझना। चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट,
ईक्यू डेवलप करने के लिए सबसे पहले इमोशनल वोकैबुलरी बढ़ानी होगी। अक्सर हम सिर्फ गुड या बैड फील करते हैं, लेकिन इमोशंस के बहुत सारे शेड्स होते हैं। एक्साइटेड, कंटेंट, फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, एंग्शियस, कॉन्फिडेंट। इन सबको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना सीखिए। एक मैनेजर की स्टोरी सुनते हैं। वह टेक्निकली बहुत गुड था, लेकिन टीम के साथ प्रॉब्लम्स होती रहती थीं। फिर उसने ईक्यू पर काम करना शुरू किया। उसने अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे पता चला कि वह प्रेशर में आकर अग्रेसिव हो जाता था। फिर उसने अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज की। धीरे धीरे टीम का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। आपकी जिंदगी की क्वालिटी काफी हद तक आपकी डेली हैबिट्स से डिसाइड होती है। आप रोजाना जो छोटे छोटे एक्शंस करते हैं, वही मिलकर आपका कैरेक्टर बनाते हैं। हैबिट्स की पावर यह है कि ये ऑटोमेटिक हो जाती है। आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे आप बिना सोचे ब्रश करते हैं, वैसे ही अगर एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना आपकी हैबिट बन जाए, तो यह आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाता है। पॉजिटिव हैबिट्स क्रिएट करने के लिए सबसे जरूरी है स्मॉल स्टार्ट करना। अक्सर लोग बहुत बड़े चेंजेस करने की कोशिश करते हैं और फिर सस्टेन नहीं कर पाते। अगर आप एक्सरसाइज की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो पहले 10 मिनट वॉक से शुरू करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। बेहतर है कि आप रोज 10 मिनट करें, बजाय कि वीक में एक बार 2 घंटे करने के। तीसरा फैक्टर है ट्रिगर या क्यू। हर हैबिट का कोई ट्रिगर होता है। अगर आप मॉर्निंग मेडिटेशन की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो उसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से लिंक करिए, जैसे ब्रश करने के तुरंत बाद 5 मिनट मेडिटेशन। एनवायरनमेंट डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्थी ईटिंग की हैबिट बनाना चाहते हैं, तो किचन में जंक फूड न रखकर फ्रूट्स रखिए। अगर एक्सरसाइज करना है, तो वर्कआउट क्लोथ्स को बेड के पास रेडी रखिए। फियर मॉडर्न लाइफ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स में से एक है। कोई जॉब इंटरव्यू से डरता है, कोई पब्लिक स्पीकिंग से, कोई रिलेशनशिप से, कोई फेलियर से। ये फियर्स इतनी पावरफुल हो जाती हैं कि लोग अपने ड्रीम्स को ही छोड़ देते हैं। फियर को समझना जरूरी है। ये बेसिकली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमें डेंजर से बचाने के लिए डिजाइंड है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर फियर्स इमेजिनरी होती हैं। हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के बारे में वरी करते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है। फियर के साथ डील करने का बेस्ट तरीका है इसे फेस करना, अवॉइड नहीं करना। जितना आप फियर से भागेंगे, उतनी यह बड़ी होती जाएगी। लेकिन जब आप इसे फेस करते हैं, तो रियलाइज होता है कि यह उतनी स्केरी नहीं थी। फियर को ओवरकम करने के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाना होगा। पहले अपनी फियर्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करिए। दूसरा स्टेप है वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस करना। आपको जिस चीज से डर लग रहा है, अगर वह रियली हो जाए तो क्या होगा? ज्यादातर केसेस में आप रियलाइज करेंगे कि वर्स्ट केस भी हैंडल करने योग्य है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है ग्रेजुअल एक्सपोजर। एकदम से बिग फियर को फेस करने की जरूरत नहीं है। छोटे स्टेप्स में जाइए। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, फिर फैमिली के सामने, फिर फ्रेंड्स के सामने। एंजाइटी के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत इफेक्टिव हैं। जब भी एंजाइटी फील हो, तो 4 से 7 से 8 ब्रीदिंग टेक्निक यूज करिए। 4 गिनती तक इनहेल करिए, 7 गिनती तक होल्ड करिए, 8 गिनती तक एक्सहेल करिए। यह नर्वस सिस्टम को काल्म करता है। अनदर पावरफुल टेक्निक है पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। फियर के बजाय सक्सेस को विजुअलाइज करिए। अपने आप को कॉन्फिडेंटली टास्क परफॉर्म करते हुए इमेजिन करिए। यह ब्रेन को पॉजिटिव आउटकम के लिए प्रिपेयर करता है। रिमेंबर, करेज का मतलब फियर ना होना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के बावजूद भी एक्शन लेना। हर सक्सेसफुल पर्सन को भी फियर्स होती हैं, लेकिन वे उन फियर्स को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देते। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ की हर एरिया में सक्सेस के लिए फंडामेंटल है। कॉन्फिडेंट लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हैं, हेल्थियर रिलेशनशिप्स बनाते हैं और चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। गुड न्यूज यह है कि कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। यह पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, बल्कि माइंडसेट है जो कल्टीवेट की जा सकती है। रियल कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ वीकनेसेस को भी, तब तक जेन्युइन कॉन्फिडेंस नहीं आ सकती। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करिए। आप किस चीज में अच्छे हैं, कौन सी स्किल्स आपके पास हैं, यह सब कॉन्शियस एक्नॉलेज करिए।
साथ ही अपनी वीकनेसेस को भी ऑनेस्ट एक्सेप्ट करिए, लेकिन उन्हें परमानेंट लिमिटेशंस के रूप में न देखकर इंप्रूवमेंट एरियाज के रूप में देखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटेंस बिल्डिंग। जितना आप किसी एरिया में कॉम्पिटेंट बनेंगे, उतनी ही उस एरिया में आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। अगर आप प्रेजेंटेशन देने में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन स्किल्स पर काम करिए। एक प्रोफेशनल की स्टोरी सुनते हैं। वह तकनीकी रूप से योग्य था, लेकिन मीटिंग्स में कभी नहीं बोलता था। उसे लगता था कि उसकी बात कोई गंभीरता से नहीं लेगा। उसने आत्मविश्वास निर्माण पर सिस्टमैटिक काम करना शुरू किया। पहले उसने अपनी अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाई, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। धीरे धीरे वह मीटिंग्स में कंट्रीब्यूट करने लगा। 1 साल बाद उसे प्रमोशन भी मिल गई। बॉडी लैंग्वेज भी कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करिए। स्ट्रेट पोस्चर, आई कांटेक्ट, फर्म हैंडशेक, क्लियर वॉइस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज चेंज करने से एक्चुअली इंटरनल कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है। पास्ट सक्सेसेस को रेगुलरली रिकॉल करना भी हेल्पफुल है। जब कॉन्फिडेंस लो फील हो तो उन सिचुएशंस को याद करिए जब आपने चैलेंजेस को सक्सेसफुली हैंडल किया था। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हमेशा देखते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, दूसरे वे जो अप्रिशिएट करते हैं कि उनके पास क्या है। पहला ग्रुप हमेशा डिसैटिस्फाइड रहता है, जबकि दूसरा ग्रुप जनरली हैप्पी और कंटेंट रहता है। यह डिफरेंस ग्रैटिट्यूड की वजह से होता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू कहना नहीं है, यह एक कंप्लीट माइंडसेट है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपका फोकस प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस पर शिफ्ट हो जाता है। साइंटिफिक रिसर्च शोज करती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के सिंपल तरीके हैं। सबसे इजी है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। रोज रात को सोने से पहले 3 से 5 चीजों को लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये बहुत छोटी चीजें भी हो सकती हैं। टेस्टी मील, फ्रेंड का फोन कॉल, कंफर्टेबल बेड। दूसरा तरीका है ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन। सुबह में 5 से 10 मिनट बैठकर उन सभी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। चैलेंज सिचुएशंस में भी ग्रैटिट्यूड फाइंड की जा सकती है। जब कोई डिफिकल्ट फेज आए तो सोचिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं, यह मुझे कैसे स्ट्रॉन्गर बना सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप कोई स्कैरी मूवी देखते हैं तो सिर्फ स्क्रीन पर इमेजेस देखने से ही आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है? यह है विजुअलाइजेशन की पावर। आपका ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच क्लियर डिफरेंस नहीं कर पाता। यही प्रिंसिपल सक्सेसफुल लोग अपने फेवर में यूज करते हैं। वे अपने गोल्स को अचीव करने से पहले माइंड में विजुअलाइज करते हैं। ये मेंटल रिहर्सल उन्हें एक्चुअल परफॉर्मेंस में बेटर करने में हेल्प करती है। ओलंपिक एथलीट्स रेगुलरली विजुअलाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं। वे अपनी परफॉर्मेंस को मेंटल में रिपीटेडली रिहर्स करते हैं। विजुअलाइजेशन के 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है आउटकम विजुअलाइजेशन, आप अपने फाइनल गोल को इमेजिन करते हैं। दूसरा है प्रोसेस विजुअलाइजेशन, आप उन स्टेप्स को इमेजिन करते हैं जो गोल अचीव करने के लिए जरूरी है। प्रोसेस विजुअलाइजेशन ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि यह आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए मेंटल प्रिपेयर करती है। इफेक्टिव विजुअलाइजेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। पहला है क्लैरिटी, जितनी क्लियर और डिटेल्ड आपकी मेंटल इमेजेस होंगी उतनी इफेक्टिव होंगी। दूसरा प्रिंसिपल है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ विजुअल इमेजेस इनफ नहीं है, उन इमोशंस को भी फील करिए जो आप गोल अचीव करने पर फील करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंसिस्टेंसी, डेली प्रैक्टिस करनी होगी। बेस्ट टाइम है मॉर्निंग या नाइट बिफोर स्लीप। लाइफ में सेटबैक्स और फेलियर्स इनएविटेबल हैं। सवाल यह नहीं है कि आपको फेलियर्स आएंगी या नहीं, सवाल यह है कि जब वे आएंगी तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। फेलियर को हैंडल करने का अप्रोच ही डिसाइड करता है कि आप इवेंचुअली सक्सेसफुल होंगे या क्विट कर देंगे। रेजिलिएंट लोग फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। फेलियर के इमीडिएट आफ्टरमैथ में इमोशनल रिएक्शन होना नेचुरल है। डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, यह सब नॉर्मल इमोशंस हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप इन इमोशंस में कितनी देर स्टक रहते हैं। फेलियर से रिकवर होने का पहला कदम पर्सपेक्टिव चेंज करना है। फेलियर को अंत नहीं बल्कि सीखने की संभावना के रूप में देखना। हर फेलियर कुछ मूल्यवान सीख देती है अगर आप उन्हें निकालने की कोशिश करें। फेलियर एनालिसिस करते टाइम ऑनेस्ट होना जरूरी है।
एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करना इजी है, लेकिन अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना ज्यादा प्रोडक्टिव है। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फेलियर को पर्सनल आइडेंटिटी से सेपरेट करना। मैं फेल हो गया और मैं फेलियर हूं में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट स्टेटमेंट एक इवेंट को डिस्क्राइब करता है, सेकंड स्टेटमेंट आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। बाउंसिंग बैक के लिए सपोर्ट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन में फेलियर से रिकवर होना मुश्किल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फेलियर के बाद एक्शन मोड में वापस आना जरूरी है। एनालिसिस पैरालिसिस में न फंसें। लेसन्स लर्न करने के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्लानिंग शुरू करिए। चैप्टर 15, क्रिएटिंग योर सपोर्ट सिस्टम एंड मूविंग फॉरवर्ड। अपना सहारा बनाना। ह्यूमंस एसेंशियली सोशल बीइंग्स हैं। हमारी मेंटल हेल्थ और सक्सेस काफी हद तक हमारे रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्रूशल है। सपोर्ट सिस्टम का मतलब सिर्फ फैमिली नहीं है। यह एक नेटवर्क है जिसमें फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटर्स, कॉलीग्स शामिल हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फैमिली इमोशनल सपोर्ट देती है, फ्रेंड्स कंपेनियनशिप देते हैं, मेंटर्स गाइडेंस करते हैं, कॉलीग्स प्रोफेशनल सपोर्ट देते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है। आपको एक्टिवली रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने के लिए पहले आपको ऑथेंटिक होना होता है, पीपल से जेन्युइन कनेक्शन बनाना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रेसिप्रोसिटी। सपोर्ट सिस्टम वन वे स्ट्रीट नहीं है। जितना आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं उतना आपको भी देना होता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रिंसिपल भी अप्लाई होता है। बेहतर है कि आपके पास कुछ क्लोज, रिलायबल रिलेशनशिप्स हों। पेशेवर मदद भी सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होना चाहिए। थेरेपिस्ट्स, काउंसलर्स, कोचेस ये भी वैल्यूएबल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। कंक्लूजन, विनिंग योर इनर बैटल। दोस्तों, अब तक की जर्नी में हमने जाना कि कैसे हमारे अंदर का युद्ध चलता रहता है, कैसे नेगेटिव थॉट्स, फियर्स और लिमिटिंग बिलीफ्स हमें रोकते हैं, लेकिन साथ ही हमने यह भी समझा कि इस बैटल को जीता जा सकता है। यह कोई एक बार की जीत नहीं है, यह एक जारी हुआ प्रक्रिया है। हर दिन आपको चुनना होता है कि आप अपनी इनर क्रिटिक की सुनेंगे या अपनी इनर चैंपियन की। इनर बैटल जीतने के लिए जो स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस की, अवेयरनेस, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इमोशनल इंटेलिजेंस, फोकस, ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, रेजिलियंस बिल्डिंग, ये सब टूल्स हैं। लेकिन टूल्स तभी काम करते हैं जब आप उन्हें कंसिस्टेंटली यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन न रखें। आप कभी कभी स्लिप करेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगी, डाउट्स होंगे, यह नॉर्मल है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्विकली रिकवर करें। अपने आप के साथ कंपैशनेट रहिए। जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पेशेंट होते हैं, वैसे ही अपने साथ भी रहिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म से कुछ नहीं मिलता, सेल्फ कंपैशन से ग्रोथ होती है। रिमेंबर, आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन आपका अपना माइंड है। जब आप अपने माइंड को अपना दोस्त बना लेते हैं तो कोई भी गोल इम्पॉसिबल नहीं रहता। यह जर्नी इजी नहीं है, लेकिन एब्सोल्युटली वर्थ इट है। जब आप अपनी इनर बैटल जीत लेते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती हैं। आज से ही शुरुआत करिए। एक छोटा सा सकारात्मक आदत चुनिए और निरंतर अनुसरण करिए। दैनिक कृतज्ञता अभ्यास करिए। नकारात्मक आत्मवार्ता को सकारात्मक से प्रतिस्थापित करना शुरू करिए। अपने डर को सामना करने के लिए छोटे कदम लीजिए। चेंज ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन अगर आप परसिस्टेंट रहेंगे तो ग्रेजुअली आप अपने जीवन में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि आपकी सबसे बड़ी एनिमी आप खुद नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा एलाय आप खुद हैं। योर इनर बैटल कैन बी वन। आपकी जीत आपके अपने हाथों में है, बस उसे ग्रैब करने की हिम्मत दिखानी है। द बैटल इज वन इन द माइंड बिफोर इट्स वन इन रियलिटी। तो अपने माइंड की बैटल जीतिए और फिर देखिए कि आपकी रियलिटी कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर आपको यह बुक समरी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सी टेक्निक सबसे यूजफुल लगी और आप कैसे अपनी इनर बैटल को जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। यह है जीवन बदलने वाली किताब विन योर इनर बैटल का समरी। उम्मीद है
ये आपके लिए उतनी ही वैल्यूएबल होगी जितनी ये मिलियंस ऑफ पीपल के लिए हो चुकी है। धन्यवाद और याद रखिए, आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है।